बच्चों, आज मैं आपके समक्ष पुनः इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट विषय लेकर आया हूँ, जो कि आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एवं बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का कॉमन सब्जेक्ट है एवं कॉमन सिलेबस है। तो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे और बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो कि अभी फ्रेशर्स हैं, एडमिशन लिया है जिन्होंने, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका है सेकंड पेपर है ये। और जैसा कि पूर्व मैंने आपको सिलेबस पूरा लिखा दिया था, सेक्शन 1 से 75 तक पूरा सिलेबस बना के दिया था कि उसको किस प्रकार से पढ़ना है, पूरी रूपरेखा आपको समझा चुके हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज आपके समक्ष सेक्शन 1 और सेक्शन 2 टॉपिक आपका है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इन 4 सेक्शन को लेकर आपके बीच 4 धाराओं को आया हूं, जो कि आपकी पहले टॉपिक से संबंधित है। जो सिलेबस में पहला टॉपिक लिखाया था, संविदा विधि क्या है, उसका उदय, उसका विकास, उसका प्रारंभ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के पीछे, संविदा अधिनियम के पीछे हम काफ़ी आपसे बात कर चुके हैं, क्या उद्देश्य रहा होगा संविदा को, अधिनियम को बनाने में। तो आज सेक्शन 1 पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो सेक्शन 1 के अंतर्गत सबसे पहले आता है संक्षिप्त नाम। किसका नाम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो सबसे पहले सेक्शन 1 है संक्षिप्त नाम। यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जाएगा। अब दूसरी बात आती है इसका विस्तार, यानी इसका कहाँ तक फैलाव है, कहाँ तक फैला है ये अधिनियम, और कब ये प्रारंभ हुआ, कब से ये लागू है, कब से ये प्रवृत्त हुआ। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है, पूरे भारतवर्ष में, सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, क्योंकि जो जितने भी एक्ट आपके हैं, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य ही एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको। तो हमारे जो भी भारतवर्ष में लॉ है, जो भी काम कर रहे हैं, प्रत्येक लॉ में सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर बाकी पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, इसका क्षेत्र है। और इसका प्रारंभ 1872 सितंबर के माह प्रथम दिन लागू हुआ था, यानी 1 सितंबर को 1872 में यह अधिनियम लागू हो गया था, यानी संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना कार्य करने लगा था। क्लियर? तो धारा 1 आपको बस ये इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट के बारे में देती है, तो ये मैंने लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे आते हैं सेक्शन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। एग्जाम में ये जितना भी आप देख रहे हैं 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, ये जितना भी आप देख रहे हैं पूरा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो ये सेक्शन 2 निर्वचन खंड, यानी निर्वचन करती है किसका? इन शब्दों का, इन परिभाषाओं का, जो कि ABCDEFGHIJ का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया के रूप में आपके अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित हैं। और ये वो बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक तत्व हैं, जिनको आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे संविदा है क्या, संविदा क्या है। क्लियर? तो जब सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक आप इसी प्रकार से सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 करके 75 तक पढ़ लेंगे, तब जाकर आपको जवाब मिलेगा संविदा क्या है। तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों। अब मैं सेक्शन 2 को
बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 2 जो है ये परिभाषाओं को परिभाषित करती है। आज वैसे ये अलग अलग परिभाषा मैं आपको परिभाषित करते हुए टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ता रहूँगा। आज ये पूरा एक जगह दिखा दे रहा हूँ कि आपको दिमाग में आ जाए कि 2 के अंतर्गत कितनी परिभाषाएं ABCD के रूप में दी गई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सेक्शन 2 में सबसे पहले क्या है, 2A में ऑफर यानी प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। ये आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हर एक टॉपिक पर एक क्लास होगी। जैसे प्रस्ताव है, इस पे एक क्लास होगी, इस पे एक क्लास, इस पे एक क्लास, इस पे क्लासें चलती रहेंगी। तो 2A प्रस्ताव को परिभाषित करता है। 2B स्वीकृति को परिभाषित करता है, यानी एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये अपनी इच्छा अनुसार ये चाहता है कि ये व्यक्ति मेरी बात मान के अपनी सहमति दे दे। तो इन दोनों ये इनको प्रस्ताव करते हैं, ये अपनी इसको सहमति दे देते हैं। प्रस्ताव स्वीकृति हो गई। अब 2C में आता वचनदाता वचन ग्रहीता। अभी ये सिंगल पर्सन है, अभी ये सिंगल पर्सन है, तो ये प्रस्तावक हैं, ये स्वीकृति करता है। जब इनका प्रस्ताव ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये वचन हो जाता है वचनदाता, और ये अपनी स्वीकृति इनके पास दे देते हैं, तो ये हो जाते हैं वचन ग्रहीता। यानी यही सेक्शन C में 2C में यही प्रस्तावक जो हैं ये वचनदाता बन जाते हैं, और ये 2B जो स्वीकृति हैं ये स्वीकृत करता कहते हैं इनको, ये वचन ग्रहीता बन जाते हैं। यानी एक वचन हो गया आपस में, एक ने वचन दिया, एक ने एक्सेप्ट कर लिया, वचन ग्रहीता हो गए, इसी से संबंधित। अब 2D में आ जाता है प्रतिफल। प्रतिफल क्या होता है, इस पे भी एक पूरी क्लास होगी, लेकिन एक सामान्य भाषा में थोड़ा बताना चाहेंगे। प्रतिफल से संबंधित है कुछ ना कुछ धन संबंधी मूल्य, कुछ ना कुछ धन संबंधी मूल्य। जब तक दो पक्षकारों के बीच यदि प्रस्ताव किया जा रहा, स्वीकृति की जा रही है, फिर वो वचनदाता वचन ग्रहीता बन जाते हैं, उसके साथ ऐसे प्रस्ताव स्वीकृति में कुछ ना कुछ धन संबंधी मूल्य होगा, तभी वह संविदा बन पाएगी। इनका सबका उद्देश्य क्या है, संविदा का निर्माण करना। इनका सबका उद्देश्य क्या है, संविदा का निर्माण करना। तो हम जो जो कुछ पढ़ेंगे सबके सभी का उद्देश्य है संविदा का निर्माण कैसे किया जाए। तो कुछ ना कुछ धन संबंधी मूल्य होगा, तो संविदा के हम और नजदीक पहुंच जाएंगे। क्लियर। अब इसी तरह आ जाते हैं करार। करार क्या होता है, सेम यही पोजीशन है, प्रस्ताव स्वीकृति। जब आपस में प्रस्ताव किया गया, स्वीकृत की गई, तो इन दोनों व्यक्तियों के मध्य करार हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। लेकिन एग्रीमेंट और करार को विधि मान्यता नहीं देती है, ये आगे बताएंगे नेक्स्ट आगे क्लासों में। अब 2F में आ जाता है व्यतिकारी वचन। व्यतिकारी वचन यानी ये जो करार हो गया, तब ये व्यक्ति एक दूसरे से आबद्ध हो गए अपने अपने वचनों को पालन करने के लिए। ए भी ये अपने वचन का पालन करने के लिए आबद्ध हो गए, ये अपने वचन का पालन करने के लिए आबद्ध हो गए। ये बात व्यतिकारी वचन में कही गई है। 2G क्या है, 2G है शून्य करार। ये बताता है कि ये सब हो गए होंगे, अगर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, या ये गड़बड़ ये गड़बड़ हो गया, तो ये ऐसा करार शून्य हो जाएगा, ये बताता है। 2H जो संविदा आप पढ़ रहे हैं अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, उसी को बताती है संविदा है क्या, 2H। 2I शून्यकरणीय संविदा, यानी एक तो हो गई शून्य संविदा। शून्य संविदा का अधिनियम में कोई महत्व नहीं है, यानी शून्य तो शून्य। एक हो गई शून्यकरणीय, जो प्रथम दृष्टया प्रथम रूप से तो वो संविदा का निर्माण हो जाता है, लेकिन जब उसके पालन अपालन की बात आती है तब न्यायालय से इसको शून्यकरणीय घोषित कराया जाता है। ये भी आगे हम बात करेंगे। 2J लास्ट पॉइंट है, विधिता प्रवर्तनीय ना होने पर। लीगली संविदा अगर नहीं है, लीगली रूप से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, या इनमें कहीं फ्रॉड है, धोखे से ये ले लिया, ये सब धोखा हो गया, ये सब हो गया, विधिता प्रवर्तनीय ना होने पर संविदा शून्य हो जाती है। इसी का उदाहरण है शून्यकरणीय संविदा। ये न्यायालय में डिसाइड होगा
कि विदिता प्रवर्तनीय था कि नहीं था। यदि विदिता प्रवर्तनीय नहीं है तो संविदा शून्य हो जाएगी, यानी शून्य करनी घोषित कर दी जाएगी। ये न्यायालय का कार्य है। क्लियर। अब आता है सेक्शन 3, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण, प्रतिसंग्रहण। अब इस पे ध्यान दें। जब इनके बीच प्रस्ताव स्वीकृति हो रही है, तब ये प्रस्थापना, इसको प्रस्थापना भी कह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसको प्रस्थापना, यानी जो अपनी बात प्रस्ताव भेज रहा है, प्रस्थापना कर रहा है, प्रपोजल, इसको मान लेते हैं। और प्रतिग्रहण, जो इनकी प्रस्थापना को स्वीकार कर रहा है, उसे प्रतिग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। प्रतिसंग्रहण, यानी ये दोनों पार्टी की बात है। ये पार्टियां कब अपने प्रस्थापना की संसूचना इनको भेजेंगे, ये अपनी संसूचना इनको भेजेंगे। वही लिखा है, प्रस्थापनाओं की संसूचना। प्रतिग्रहण यानी स्वीकार, यदि इन्होंने प्रस्ताव किया इसकी संसूचना भेजना, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया है, प्रतिग्रहण कर लिया है, तो इसकी संसूचना इनको देना। क्लियर। और प्रतिसंग्रहण, या नहीं स्वीकार इन्होंने किया है, वापस कर दिया है, नहीं मान रहे, उसकी भी संसूचित इनको करना पड़ेगा। यानी आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की बात हो रही है, प्रस्थापना और प्रतिग्रहण। और यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रस्थापना और प्रतिग्रहण की संसूचना दी जाएगी। अगर प्रतिसंग्रहण यानी रिवोक, वापस हो जाना, यदि ये स्वीकार नहीं करते हैं तो अस्वीकार की भी संसूचना एक दूसरे को प्रदान की जाएगी। सेक्शन 3 ये कहता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? संसूचना कब पूर्ण होती है। तो ये तो बता दिया गया, ये इनके प्रति जिम्मेदार, ये इनके प्रति जिम्मेदार है संसूचना सूचित करने के लिए। ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई। तो कुछ समय, कुछ टाइम, कुछ पीरियड ऐसा भी होता है कि फेस टू फेस है, व्यक्ति यस या नो तुरंत कर सकता है। लेकिन कहीं कुछ संविधाएं ऐसी भी होती हैं कि एक व्यक्ति कानपुर में, एक लखनऊ में है। आज मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब है। 1872 से हम देखें तो उस समय कुछ नहीं था, मात्र एक अस्तित्व में आया भी तो वो टेलीग्राम, टेलीफोन और लेटर, चिट्ठी, यही जानते थे। तो इस प्रोसेस में बड़ा टाइम लगता था। तो यहाँ पर भी वही बात है, संसूचना कब पूर्ण होती है। तो इनके पास कब संसूचना, उस समय से हम देख रहे हैं कैसे पहुंचेगी। आज तो तुरंत व्हाट्सएप किया, पहुंच गई, फेसबुक पे डाला, तुरंत पहुंच गया, इंस्टाग्राम किया, तुरंत पहुंच गई। लेकिन उस समय जो और आज भी वर्तमान में ऐसे लोग हैं जो जिनको जो मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वो आज भी निर्भर हैं उसी डाक व्यवस्था पर। तो ऐसे लोगों के लिए संसूचना कब पूर्ण हो जाती है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम की बात यहाँ पे की गई है। इनकी संसूचना कितने दिन, कितने समय तक भेजी जानी चाहिए, इनकी सूचना कितने दिन, कितने समय के भीतर, और ऐसा नहीं इनके पास सूचना पहुँच गई, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये सब बातें, संसूचना कब पूर्ण हो जाती है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी कब मानी जाएगी एक्चुअल में। अब ये बिजी हैं, इनके पास सूचना भेज दी लेटर के माध्यम से, लेटर इनके पास पहुंच गया, लेकिन इन्होंने उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, इनके लेटर बॉक्स में पड़ा है, क्या ऐसे में मान लेना चाहिए? तो वही कुछ नियम सत्य, वो आगे हम थोड़ा और जब पर्सनली एक एक सेक्शन की क्लास करेंगे तब आपको पूरा केस लॉ के सहित समझाते हुए पूरी कहानी सब बताएंगे। तो बच्चों, आज हमारा सेक्शन 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।